ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज. दिस चैप्टर इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिच इन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन भी है. ये चैप्टर के नेम से तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं. ग्रेविटेशन में सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो सीखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, व्हाट्स दैट? हमारी अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी है, अभी तक ये चीज प्रूफ नहीं हुई है कि बाकी के प्लैनेट्स में भी ग्रेविटी है या नहीं है. तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट अर्थ ओनली. वी हैव अर्थ, वी आर लिविंग इन अर्थ. वी नो अर्थ हैज अ प्रॉपर्टी लाइक once and ever anything fall down, so it will definitely, अगर किसी को गिराया है, हमने थ्रो किया, वो हमेशा नीचे ही जाएगा. कभी भी वो चीज अपने आप ऊपर नहीं जा सकती. छोड़ रखा है मैंने, ऊपर तो नहीं जा रहा है, पर यहाँ छोड़ दिया तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बहुत अच्छा है. अगर ये फोर्स है तो शायद आप और हम सब बैठे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, नहीं तो हम सब उड़ रहे होते. हमारी चेयर्स जैसे यहाँ रखी है नहीं रखी होती. यस और नो? ये हवा में इधर उधर उड़ रही होती. हो सकता है ऋषभ के सर पे लग जाती चेयर. एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स ऋषभ. मतलब तुम लोग बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो फटाफट. सीधे बैठे हो ऋषि यादव. तो व्हाट्स हैपनिंग देयर ऑन अर्थ, कि अर्थ के पास एक मैजिक है, अर्थ के पास एक पावर है, एक फोर्स है, जिससे वो सभी चीजों को बैलेंस करके रखती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आ गया. क्या इस फोर्स के वजह से कुछ अच्छा होता है? यस. रेन फॉलिंग. अगर ये नहीं होता फोर्स तो रेन तो नीचे कभी गिरती ही नहीं बच्चों. पानी ऐसे आकाश में ही ऊपर इधर उधर फैल जाता, बट रेन हमेशा नीचे आती है. व्हाई? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि अगर आप देखें तो जो आपकी अर्थ है ना, उस अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट है सारी गैसेस का, पता है? और अगर आप इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाते हैं, एक आप मान लो रॉकेट में बैठे हैं आप लोग, फ्लाइट में नहीं, क्योंकि एरोप्लेन के लिए भी बोल सकते हैं हम, वो ऊपर जाता है काफी हाइट पे. जब एक रीजन को क्रॉस कर जाता है तो वो आराम से सीधा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसे, क्योंकि वहां वो ग्रेविटी क्रॉस कर चुका है. आपको पता है एक ऐसा एरिया आता है जिस एरिया तक हम लोग ऊपर हाइट पे जब जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, हम चले गए ऊपर, चल रहे हैं, यहाँ तक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर अगर आप हैं तो कोई ग्रेविटी नहीं होती. वैसे ये चीजें हम फ्लाइट में नहीं, रॉकेट्स में ही महसूस करते, क्योंकि वो इतना ऊपर रीजन तक नहीं जाते. रॉकेट्स जाते हैं, रॉकेट्स तो स्पेस में एंटर करते हैं, अर्थ के रीजन को क्रॉस कर जाते हैं. एरोप्लेन थोड़ी ना अर्थ से ऊपर भाग जाएगा एटमॉस्फेयर में. क्योंकि कभी एक्सपीरियंस करना हो तो उसकी खिड़की खोल देना, गिरोगे तो फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हैं, वहीं लटक गए अगर, कहानी खत्म. एयरप्लेन क्यों नहीं गिरती? एयरप्लेन गिर जाती है ना. बोला ना मैंने, एयरप्लेन क्रॉस नहीं करता उस रीजन को, एयरप्लेन तो ऊपर ही रहता है, ग्रेविटेशनल रीजन में रहता है. तो क्लास, हाँ, हमारे बादल, हवा, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें ना एक्चुअली ये जो हमारी आसपास की एयर है वो बाहर क्यों नहीं जा रही स्पेस में? क्योंकि हमें अर्थ में तो ऑक्सीजन मिल रहा है, पर जैसे रॉकेट से हम हमारे अर्थ को क्रॉस करते हैं तो साइंटिस्ट को ऑक्सीजन टैंक से, सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है स्पेस में जाने के बाद. तो वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ऐसे जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो है नहीं. और ये अर्थ पर ही क्यों है? क्योंकि अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर. समझ में आ रही बात? इसके बाद रिवर में जो वाटर फ्लो करता है वो ऐसे ऊपर भी तो जा सकता था पानी, बट जाता नहीं है.
हमेशा वो पानी जमीन से टच होके ही फ्लो करता है। अगर वो कहीं ऊपर से भी आ रहा है और अगर कहीं खाली जगह आ गई तो वो स्पेस के बाद पानी नीचे ही गिरेगा। तो रिवर में जो फ्लो आता है, स्ट्रीम्स बहते हैं, झरने बहते हैं, ये सारी चीजों का फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोगों को इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर लॉ पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। और एक और बात, ये पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन ने दिया। सब बच्चों को पता है, न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, एन एप्पल फॉल ओवर हिज हेड एंड ही डिस्कवर दैट। हमारे सर पे एप्पल गिरेगा, हम सबसे पहले देखेंगे भगवान ने आशीर्वाद दिया है, हम उस एप्पल को खा लेंगे। नहीं तो पंगे लेने का मन होगा तो हम दूसरे बच्चे के सर पे वो एप्पल मार देंगे। नहीं तो फिर रात को हम और अपने दोस्तों को बुलाएंगे, एप्पल बहुत मीठा था, इसके सारे ही तोड़ के ले जाओ। सो दिस इज व्हाट, बट ही वाज जेन्युइनली लाइक अ बिग, I can say that a scientific approached person, क्योंकि उसने जो हम उन्होंने ही बोलना चाहिए, हमें इतना अच्छा लॉ दिया और इस साइंस के पीछे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अचीव किया। चलिए पॉज करिए बच्चा। न्यूटन ने क्लास एक बात ये भी कही थी कि हमारी अर्थ पे कोई भी चीज हो, कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी, वो हमेशा अर्थ से अट्रैक्ट होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये बात बाकी साइंटिस्ट के बीच में आई थी कि उसने ये बोला था, ध्यान से सुनो, उसने बोला था दो ऑब्जेक्ट अगर है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, यानी कि अर्थ भी अट्रैक्ट होती है स्टोन की तरफ और स्टोन भी अट्रैक्ट होता है, ऐसा होता है। तो पर सब कुछ अर्थ की तरफ ही क्यों जाते हैं? अर्थ क्यों नहीं आती स्टोन की तरफ? दोबारा समझो, सबका ध्यान यहाँ पे तभी समझ में आएगा। स्ट्रेटन योर बैक वरुण। तो ये कॉन्सेप्ट है, अर्थ जब भी किसी चीज को अट्रैक्ट करती है तो हमारी अर्थ पे जो वो चीज है, चाहे स्टोन है, चाहे ये मार्कर है, चाहे मैं हूं, चेयर, आप लोग, जब हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो अर्थ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पर हमारा मार्कर तो मूव होते हुए दिख रहा है, पर अर्थ तो इसकी तरफ मूव होते हुए नहीं आई। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमेशा छोटी चीजें ही मूव होती हुई दिखती है। और अर्थ के कंपेयर में तो दुनिया की सारी चीजें यहाँ पर इस अर्थ में छोटी है। यस और नो? द बिगेस्ट इज अर्थ, इसलिए वो कभी भी मूव होते हुए नहीं दिखती। ये क्वेश्चन भी आता है कि इफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation said that every object attracts each other, then why stone only move towards the earth, not the earth move towards the stone? तो आंसर क्या लिखना है? Earth is very heavy in terms of mass, so it doesn't appear to moving, वो मूव होते हुए हमें दिखाई नहीं देती। and stone is lighter, तो वो जल्दी मूव करता है और हमें दिखता है। समझ में आई इतनी बात? अब इस पर एक लॉ आया है, लॉ समझो। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया कि दुनिया में दो चीजें जो है, यानी कि अर्थ दुनिया के सारी ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करती है और सारे ऑब्जेक्ट किससे अट्रैक्ट करते हैं? अर्थ से। अर्थ और ऑब्जेक्ट में आपस में अट्रैक्शन होता है, तो इस पे लॉ आया था यूनिवर्सल। कुछ बच्चे समझते हैं इस यूनिवर्सल का मतलब है कि यूनिवर्स में सारी चीजें अट्रैक्ट होती है। नो नो भाई, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब था कि ये लॉ यूनिवर्सली ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा। ये यूनिवर्सल का मतलब। ये लॉ क्या कहता है? देखो ध्यान से, कि कोई भी बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है जिसका मास है m2। ये स्टोन एंड अर्थ भी हो सकते हैं, मार्कर एंड अर्थ भी हो सकते हैं, चेयर एंड अर्थ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है m1 एंड m2। इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था जो इनके बीच में फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, जो स्टोन और अर्थ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो पहला उसने एक बात बोली, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के प्रोडक्ट के।
यानी कि इनके बीच में कितना फोर्स होगा, जितना इनके दोनों के मास का प्रोडक्ट आएगा, इनके दोनों के मास को मल्टीप्लाई करके जो आएगा। सेकेंड उसने बोला फोर्स डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इनवर्सली वर्ड है अंकिता, इनवर्सली वर्ड है इसलिए 1 के अपॉन में लिखा है। पहले ये समझो, ये पक्का आता है पेपर में, 100% आता है ये पेपर में, ध्यान दो सभी। ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बोला गया कि दो चीजें, दो में से कोई एक चीज क्या ही लेनी है, अर्थ। अर्थ हमेशा दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स भी अर्थ को थोड़ा सा अपनी तरफ, पर अर्थ बहुत हैवी है तो वो मूव होती ही नहीं दिखती है। नाउ इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, इनके मास के और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनको दोनों को कंबाइन करो, ध्यान से देखो। जब इन्हें कंबाइन करते हैं लिखते हैं कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस। आप इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 भी नाम दे देना। जब आप इन्हें कंबाइन करोगे ना, m1 m2 को सामने लिखना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और आर स्क्वायर अपॉन में है ना, तो यहां भी इसके अपॉन में आ जाएगा। साइन से कहते हैं कभी भी ये साइन होता है तो हमें इसको हटाना पड़ता है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। इसको हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हटा के पहले इक्वल लगाया और कांस्टेंट क्या लगेगा, जी। अंकिता दिख रहा है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको 100% लर्न होनी चाहिए। क्या दीदी हमें यूनिट भी याद करनी है, लर्न दोबारा समझे एक बार, ध्यान से देखेंगे सभी, एवरीवन। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दुनिया में दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो कौन से फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एफ क्या है यहाँ, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन किस फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, वो जो दो ऑब्जेक्ट है, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन है, उनके मास के, ध्यान से सुनना सभी, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास के प्रोडक्ट। फोर्स क्या है, इनवर्सली, इनवर्सली के लिए अपॉन में लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके रेडियस के स्क्वायर, रेडियस नहीं सॉरी डिस्टेंस के, डिस्टेंस को क्या माना है इनका, आर के स्क्वायर के। इन दोनों चीजों को एक साथ लिखा है, कंबाइन करा है, तो m1 m2 ऊपर आया, आर स्क्वायर नीचे आ गया। यहाँ फोर्स लिख दिया। ये साइन हटा के अगर इक्वल टू लगाते हैं तो हमें प्लीज एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट है कैपिटल जी, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू याद रखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इज इट ओके, नोट डाउन करें। हम स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है ना 9.8, उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। स्मॉल जी क्या है पहले तो वो समझो, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले एक बार डेरिवेशन देख लो। आपको अभी ये फॉर्मूला लिखवाया फोर्स का, जी m1 m2 की जगह m और कैपिटल M लिखवा रही हूँ, अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, वो क्या रहा है, एक बॉल है जो फ्री फॉल हो रही है, अर्थ के फोर्स की वजह से बॉल डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज अर्थ के पास आती है, गिरती है वो, तो उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, मतलब वो बॉडी मूव करने लगती है।
जब भी कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी तो वो बॉडी मूव करेगी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन है, वो किस वजह से आया? ग्रेविटी की वजह से ना। इसी को कहते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसका मतलब है ग्रेविटी की वजह से आप कितने स्पीड से, आप कितने फास्ट मूव कर रहे हो, कितना एक्सेलरेट हो रहे हो। तो कितना एक्सेलरेट होते हो ग्रेविटी की वजह से? अब अभी वैल्यू आई कहां से इसको कैलकुलेट करें? अर्थ ने कितना फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे? बॉल कितना फोर्स लगा रही है? किसका फोर्स है बेटा? बॉल का फोर्स देखते हैं। बॉल का फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉल का मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम। अर्थ का फोर्स ये क्यों लिखा? क्योंकि अभी तो पढ़ा आपने से पहले वाले टॉपिक में, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी। m1 m2 हो गया m अपॉन में ये mm। ये क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे कौन सी दो बॉडी है? बॉल और, इससे पहले वाले में कौन सी दो बॉडी थी? m1 m2। यहाँ कौन सी दो बॉडी है? बॉल एंड अर्थ। ठीक है, क्या दोनों अभी हमने पढ़ा दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे? यस और नो? तो दोनों का फोर्स बराबर कर देते, ये चीज इसके इक्वल कर दे। देखो क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। फोर्सेस दोनों बराबर ही लगाते हैं, पर क्योंकि इसका मास हैवी है तो ये मूव होते हुए नहीं दिखती, वो मूव हो रहा है। अब देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, जल्दी देखो, क्योंकि ये भी बॉल का मास था। और एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे इस चैप्टर में किससे डिनोट करते हैं? क्योंकि ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू, स्मॉल ए को लिख देते हैं जी। ध्यान से देखना, तो ये आ गया। अब ये जी की वैल्यू कैसे आती है? सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू बताओ। अभी सिखाई थी वैल्यू, ये दिख रहा है सबको? यहाँ सबको अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस होती है 6.6 इंटू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। दीदी सारी वैल्यूज याद रखनी है, बस सॉल्व में नहीं करना, आंसर डायरेक्टली लिख देंगे। कितना आएगा? 9.8। एक बार और सीख लो ये क्या सारा जमाल किया, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सुनो, मैंने कहा कि कोई भी बॉडी जब ऐसे हम उसको ड्रॉप करते हैं तो उसमें फ्री फॉल हो जाता है, बॉडी नीचे की तरफ गिरती है। तो जब भी वो बॉडी नीचे गिर रही है तो उस बॉडी के अंदर क्या आ गया? पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन आया, जो मूवमेंट आया, उसकी वैल्यू क्या है कि कितना मूव कर रही है वो? 9.8। इसको निकालने के लिए क्या करा? ये बॉल का फोर्स और ये अर्थ का फोर्स कहां से आया? पिछले टॉपिक से आया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जी, एम और एम क्या है? बॉल का मास, अर्थ का मास अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होगा। ये बॉल का मास है m इंटू, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने अभी। कब पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था मास इनटू, दोनों फोर्स को बराबर रख दिया, m से m कट गया। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए को किससे रिप्लेस करेंगे चैप्टर में? जी से। जी रखा और ये सबकी वैल्यूज लगा दी, सॉल्व करेंगे, वी गॉट 9. चलो रेड बटन कर दो।